पद्मावती ने यौवन के पायदान पर पैर रख दिया तो वैशाली गणतंत्र के अधिशास्ता महाराज चेटक उसके हाथ पीले करने के लिए सचेष्ट हो गए। पद्मावती रूप और लावण्य की अनुपम निधि थी, सुसंस्कारों की खान थी। चंपा के युवा अधिपति महाराज दधिवाहन अपने समय के परम वीर राजा थे, साहस के पुतले थे, पराक्रम के पुंज थे। उनके व्यक्तित्व ने महाराज चेटक को प्रभावित ही नहीं किया, आकर्षित भी कर लिया। अपनी लाडली के लिए योग्य वर की उनकी तलाश को विराम मिल गया। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। राज दंपति के दिन आनंद से गुजरने लगे। रानी गर्भवती हुई। भावी कुलदीप की सुख कल्पना से राजा रानी अत्यंत हर्षित हुए। पर एकाएक रानी अस्वस्थ हो गई। लंबी चिकित्सा के बाद भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि मर्ज और अधिक बढ़ता ही गया। उसके क्षीण गात्र और पित्त वर्ण को देख महाराज अत्यंत चिंतित हुए। उन्हें लगा महारानी शारीरिक स्तर पर नहीं अपितु मानसिक स्तर पर बीमार है। उनके मन में कोई दोहद उत्पन्न हुआ है, लेकिन संकोचवश कह नहीं पा रही है, अतः उसी स्तर पर चिकित्सा अपेक्षित है। अवसर देखकर उसी दिन महाराज ने एकांत में अत्यंत आत्मीयता उड़ेलते हुए महारानी से पूछा, प्रिय, इतनी चिकित्सा करवाने के बाद भी तुम स्वस्थ नहीं हो रही हो, आखिर बात क्या है? लगता है तुम्हारे मन में कोई बात घुल रही है। स्वामिन, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है, फिर आपको क्या बतलाऊं? महारानी ने बात टालने की कोशिश की। तभी तो पूछता हूँ, बताती क्यों नहीं हो? क्या मेरे पर विश्वास नहीं है? महाराज के स्वर में व्यथा का भाव था। नहीं नाथ, ऐसा न कहें। उद्विग्न होते हुए पद्मावती बोली, आप पर विश्वास नहीं होगा तो किस पर होगा? आप तो मेरे लिए सर्वस्व है। मेरे मन में एक इच्छा, पर बोलते बोलते उसकी जीभ रुक गई। रुक क्यों गई? जो भी इच्छा है वह निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। दधिवाहन ने पद्मावती की मानसिक झिझक तोड़ने के अंदाज में कहा। महारानी ने साहस जुटा जबान खोली, पर वह एक दो शब्द ही बोल पाई कि संकोच ने फिर उसे अपनी गुंजलिका में कस लिया। पद्मावती के इस मौन ने फिर महाराज को उद्वेलित कर दिया। सहसा उनके मुंह से निकला, जब तक तुम अपनी मनोभावना नहीं बतलाओगी मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अपनायत के इस सत्याग्रह को रानी झेल नहीं पाई। संकोच की फेंट कुछ ढीली पड़ी। तनिक झेंपने की भाव मुद्रा में उसके अधर खुले। लगभग 1 महीने से मेरा मन करता है कि मैं महाराज की पोशाक पहन अपने यौवन और सौंदर्य को पुरुषाकार प्रस्तुति दूं। पट्ट हस्ती पर आरूढ़ हो नगर की सुषमा का अवलोकन करते हुए यथेष्ट क्रीड़ा के लिए कदलीवन में प्रविष्ट हो जाऊं। महाराज क्षत्र धारण कर मेरे मुकुट की शोभा में 4 चांद लगाएं। मुझे लगता है हमारे आंगन में उदित होने वाले चांद। सुनकर महाराज दधिवाहन ने जरा उपालंब की शब्दावली में कहा, हृदेश्वरी, इसमें संकोच की क्या बात थी? अकारण संकोच में न केवल तुमने अपने शरीर को क्षीण किया, अपितु पेट में पल रहे हमारे कुल दीपक का भी बड़ा अहित किया है। मुझे भी चिंता का एक लंबा सफर तय करना पड़ा। खैर, यह भी बहुत अच्छा हुआ कि तुमने अब सब कुछ बता दिया। इस कल्याणकारी सिद्धि के लिए महारानी की इच्छा अनुसार अगले दिन नगर भ्रमण की सारी तैयारियां हुई। उल्लासमय वातावरण में शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। नगर के जिन जिन मार्गों से शोभा यात्रा निकली वे सारे मार्ग आबाद हो गए। नगर का हर चौराहा भावी नरेश को वर्धापित करने के लिए छोटा पड़ रहा था। स्थान स्थान पर दिव्य दृष्टि की तरह पुष्प, अक्षत, कुमकुम और सोने चांदी के सिक्कों की बौछार हो रही थी। अत्यंत आनंद का अनुभव करते हुए राज दंपति ने कदलीवन में प्रवेश किया। राजाज्ञानुसार महावत के सिवाय शेष कारवां बाहर ही विश्राम करने लगा। वन के अग्रिम भाग को पार कर हाथी ने मध्य भाग में प्रवेश किया। कदली क्रीड़ा का स्मरण कर वह उन्मत्त हो गया। मूल मार्ग को छोड़कर वह घने झुरमुटों की ओर बढ़ने लगा।
महावत ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, पर इस प्रयत्न का परिणाम विपरीत ही आया। भयंकर चिंगाड़ के साथ आक्रोश प्रकट करते हुए वह शरीर को धुनने लगा। इस क्रम में एक क्षण ऐसा आया कि जब उसने महावत को गेंद की तरह उछालकर आकाश में फेंक दिया, पर भाग्य योग से एक वृक्ष की डाल पकड़कर वह बच गया। हाथी के इस कोप को देखकर महाराज को धैर्य डोलने लगा। उनकी आंखों की समक्ष अंधेरा छाने लगा। वे बचाव का कोई रास्ता खोजने लगे। मार्ग में स्थित विशाल बरगद वृक्ष की ओर संकेत करते हुए उन्होंने महारानी से कहा, प्रिय, इस वृक्ष की कोई शाखा को मजबूती से पकड़ लेना, अन्यथा हमारा जीवन खतरे में है। संभावित खतरे को टालने के लिए वृक्ष के पास पहुंचते ही महाराज ने उसकी एक शाखा पकड़ ली, पर रानी इस प्रयत्न में सफल न हो सकी। हाथी की पीठ से लिपटे लिपटे ही उसने गहनतम अटवी में प्रवेश किया। वहां दिन में भी रात उतर रही थी। भयंकर हिंसक जानवरों की दर्जनों आवाजें पार्श्व स्थित वृक्षों और पर्वतों को भी आतंकित कर रही थी। महारानी की आंखों की समक्ष टिमटिमाता हुआ सा आशा और विश्वास का दिया बुझने लगा। फिर भी उसने जैसे तैसे अपने उमड़ते दर्द को धैर्य से बांधा और आराध्य के स्मरण में लीन हो गई। दौड़ते दौड़ते हाथी का उन्माद कुछ कम हुआ। उसे भयंकर प्यास सताने लगी। वह पानी पीने के लिए एक तालाब के पास आया। उसने अपना सर नीचे झुकाया और सूंड को पानी में डुबो दिया। उचित अवसर देखकर रानी नीचे उतरने का उपाय सोचने लगी। संयोग से हाथी का पीछे का भाग तालाब की पाल की समान ऊंचाई पर था। साहस बटोरकर महारानी पाल पर उतर आई। उसने समस्या मुक्त हो राहत महसूस की, पर आगे किस ओर बढ़ा जाए, यह गंभीर प्रश्न अब भी उसके सामने चट्टान की तरह ज्यों का त्यों अडोल खड़ा था। वह इधर उधर कोई रास्ता खोजने लगी। खोजते खोजते तालाब के उत्तरी भाग से निकलने वाला एक मार्ग उसे दिखलाई दिया। बस उसने मंगल चतुष्टय का स्मरण किया और सागारी संथारा स्वीकार कर अपने भाग्य की अनजान यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। थोड़ी दूर चलने पर उसे तापसों का एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के द्वार पर एक तापस खड़ा था। अकेली युवा स्त्री को जंगल में देख उसका मन जिज्ञासित हो उठा। वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। तापस को अपनी ओर आता देख पद्मावती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उमड़ने लगी। घबराहट शुरू हो गई। मन के भाव चेहरे पर भी उतर आए। तापस चलकर उसके नजदीक आया और अभिवादन कर प्रश्नायित हुआ, माता, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई हो? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? जैसे ही तापस के मुंह से मां शब्द का संबोधन सुना, उसकी घबराहट कम होनी शुरू हो गई, पर पूर्ण आश्वस्ति की स्थिति अभी भी नहीं थी। इसी मनस्थिति में उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं महाराज चेटक की पुत्री हूँ और चंपा की रानी हूँ। उन्मत्त हाथी मुझे इस अटवी में ले आया है। इसके साथ ही उसने आज की सारी घटना संक्षेप में सुना दी। तापस बहुत भद्र प्रकृति का व्यक्ति था। उसने पद्मावती को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं भी महाराज चेटक का सगोत्री हूँ। तुम्हें अब घबराने की किंचित भी जरूरत नहीं। चलो, मैं साथ चलकर तुम्हें अटवी पार करवा देता हूँ। बिना रुके ही बोला, पर चलते चलते तुम थक गई होगी, भूखी भी होगी, अतः थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा पी लो। ये कह उसने कुछ फल लाकर उसे भेंट दिए। पद्मावती ने फल खाए, पानी पिया। उसे बहुत तृप्ति मिली। विश्राम कर जब वह चलने के लिए तैयार हो गई तो तापस ने उसका मार्गदर्शन किया। चलते चलते अटवी पार हो गई और अटवी पूरी होते ही जोती हुई भूमि आ गई। तापस वहां रुक गया और बोला, मैं जोती हुई भूमि के ऊपर नहीं चलता, यह मेरी मर्यादा है, अतः आगे तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। वैसे अब तुम्हें मेरी अपेक्षा भी नहीं है। हाथ की उंगली से संकेत करता हुआ बोला, देखो
वह सामने दिखाई देने वाला नगर दंतपुर है। तुम सीधे दंतपुर चली जाओ, वहां से चंपा ज्यादा दूर नहीं है। कोई अच्छा साथ मिल जाने पर चंपा चली जाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी यात्रा सुखद हो। पद्मावती ने इस आत्मीयता और सहयोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की। अभिवादन कर तापस अपने आश्रम की ओर मुड़ गया।